Hello friends, today I am going to teach you the family law। तो आज हम फैमिली लॉ देखेंगे। तो फैमिली लॉ में दो पार्ट्स हैं, एक तो हिंदू लॉ है और दूसरा मुस्लिम लॉ है। तो अभी हम हिंदू लॉ कवर करेंगे और आज से पहली क्लास लगेगी हिंदू लॉ की। तो पहले हम सोर्सेस और स्कूल्स देख लेते हैं हिंदू लॉ के क्या हैं और उसके बाद देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, तो सबसे पहले है श्रुति। तो श्रुति क्या होती है? श्रुति जो हम सुनते हैं उसको हम श्रुति कहते हैं। मतलब ये ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं और इसका कोई ऑथर नहीं है श्रुति का। श्रुति मतलब सुनकर दूसरी जनरेशन्स को पास की गई हैं। ऋषि मुनियों ने सुन के एक दूसरे को, और इसको कंपाइल बाद में किया गया। तो ये श्रुति का सिस्टम है। श्रुति में क्या आता है? वेद। तो चार वेद होते हैं, चार वेद होते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद बाद में ऐड किया गया, पहले ये तीन वेद बने। और इसके अलावा इसमें उपवेद भी होते हैं। उपवेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद से निकला हुआ उपवेद है आयुर्वेद, जिसको साइंस ऑफ मेडिसिन कहते हैं। और सामवेद से निकला हुआ जो उपवेद है उसको हम कहते हैं गंधर्व वेद, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ म्यूजिक। ठीक है। और आपका यजुर्वेद से निकला है धनुर्वेद, मतलब उपवेद जो निकला है वो है धनुर्वेद। इसका मीन्स है साइंस ऑफ वॉर। वॉर मतलब युद्ध। ठीक है। अथर्ववेद से जो निकला है वो है शिल्पवेद। ठीक है। जो उपवेद निकला है उसका नाम है शिल्पवेद। और शिल्पवेद एक तरीके से साइंस ऑफ आर्ट्स है। ठीक है। इस तरीके से ये चार उपवेद भी हो गए। आगे देखते हैं। इसमें ब्राह्मण्स और अरण्यक्स और उपनिषद भी आते हैं। तो ब्राह्मण्स क्या होते हैं? ब्राह्मण्स होते हैं जिसमें रूल्स लिखे होते हैं हाउ टू डू सैक्रिफाइशियल सेरेमनीज। मतलब जो सैक्रिफाइस वाली जो सेरेमनीज होती हैं तो वो उनके क्या रूल हैं, क्या नियम हैं। तो इसमें केवल इतना है, सैक्रिफाइशियल सेरेमनीज। ठीक है। अरण्यक्स में क्या है? अरण्यक्स में केवल फिलॉसफी है, मिस्टिक्स फिलॉसफी, मतलब साधु संत के द्वारा जो फिलॉसफी दी गई और ये अपोज करती थी सेरेमनीज, सैक्रिफाइशियल जो सेरेमनीज वगैरह है इसका ये अपोज करती थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कितनी डाइवर्सिटी है श्रुति के ही अंडर में। जहाँ ब्राह्मण्स कह रहे हैं कि भाई क्या रूल्स हैं इनके सैक्रिफाइशियल सेरेमनीज़ के, तो दूसरी साइड अरण्यक्स बोल रहे हैं। अरण्यक को हिंदी में जंगल या इंग्लिश में फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो वहीं पे मिस्टिक्स बोल रहे हैं कि हमें फिलॉसफी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वो जो सैक्रिफाइशियल सेरेमनीज़ हैं या रिचुअल्स हैं उन पे कम ध्यान देना चाहिए। आगे देख लेते हैं। उपनिषद से हैं। तो ये उपनिषद एक्सप्लेन करते हैं वेदों को, मतलब एक कह सकते हैं एक तरीके से वेदों से ही निकले हैं उपनिषद। और ये 108 उपनिषद हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं स्मृति। तो स्मृति में क्या क्या आता है? तो कई प्रकार की स्मृति हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। एक तो मनु स्मृति है, एक यज्ञवल्क्य है, एक नारद है। तो श्रुति और स्मृति में डिफरेंस ये है, जहाँ श्रुति
जो है ईश्वर के द्वारा खुद कही गई थी और धीमे धीमे पास ऑन हुई जनरेशन टू जनरेशन, मतलब इसके कोई ऑथर नहीं थे। जबकि अगर स्मृति की बात की जाए तो स्मृति के ऑथर हैं, जैसे मनु स्मृति के मनु हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति के याज्ञवल्क्य हैं और नारद स्मृति के नारद हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा स्मृति में पुराण भी आते हैं, पुराण 18 होते हैं, ठीक है। और पुराण के अलावा इसमें एपिक्स आते हैं लाइक रामायणा एंड महाभारता, ठीक है। वेदांश आ जाएंगे इसमें, वेदांता आ जाएगा इसमें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ये कवर करता है स्मृति। तो स्मृति भी जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है, बट इसको ऋषि मुनियों ने या जो भी जूरिस्ट थे हिंदू लॉ के, उन्होंने इसको लिखा, ठीक है। तो मनु स्मृति में और याज्ञवल्क्य और नारदा स्मृति में डिफरेंस क्या है? तो मनु स्मृति जो है ये, इसमें शूद्रास और वुमेन्स को कम राइट दिए गए हैं मनु स्मृति में, मतलब शूद्रास और वुमेन्स को इसमें राइट नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से कई लोग इसका विरोध करते हैं मनुस्मृति का। याज्ञवल्क्य में शूद्रास और वुमेन्स को लिमिटेड राइट्स दिए गए हैं। जबकि जो नारद स्मृति है, नारद एक नेपाली सेज थे, तो इसमें क्या है, वुमेन्स और शूद्रास को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, जिसमें विडो रीमैरिज भी एक है। तो आप समझ ही सकते हैं उस समय में विडो रीमैरिज कितना बड़ा टैबू था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। श्रुति हो गई, स्मृति हो गई, अब डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। तो जो ये सारी स्मृति और श्रुति लिखे गए हैं, इस पे ही जैसे कमेंटेटर आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में कमेंट्री करता है, उसी तरह कमेंट्री दी गई है उस पे। और अगर श्रुति और स्मृति में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमेशा ही श्रुति प्रिवेल करेंगी, खासकर वेदा प्रिवेल करेंगे। मतलब कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वेद की बात को ऊपर रखा जाएगा और इसकी बात को नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अगर मान लो स्मृति में और डाइजेस्ट और कमेंट्रीज में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा कमेंट्रीज प्रिवेल करेंगी। तो दोनों ही साइड या तो श्रुति प्रिवेल कर रही है या तो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। स्मृति को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो कमेंट्रीज में देख लेते हैं। तो दो कमेंट्रीज आई, एक मिताक्षरा, एक दयाभागा। और भी हैं बट मेन जो हिंदू लॉ बना वो इन्हीं दोनों के बेसिस पे बना। तो मिताक्षरा में और दयाभागा में क्या डिफरेंस है? तो मिताक्षरा जो है वो पूरे होल इंडिया को कवर करता है, जबकि दयाभागा केवल बंगाल को कवर करता है। और इसमें कुछ इनहेरिटेंस के राइट को लेके डिफरेंस हैं। तो जब हम आगे हिंदू लॉ कवर करेंगे तो ये सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। अभी देख लेते हैं स्कूल्स क्या हैं, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो हम देख लेते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ क्या क्या हैं। तो ये है मिथिला, बनारस, द्रविड़, महाराष्ट्र, बंगाल। तो ये 5 स्कूल हैं। तो ये जो 4 पहले वाले जो हैं डाइजेस्ट, जैसे मिथिला, बनारस, द्रविड़ और महाराष्ट्र है, ये मिताक्षरा लॉ से कवर होते हैं। तो यहाँ 1 लिखा है तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं, मिताक्षरा लॉ से कवर होते हैं, ठीक है। और बंगाल जो हमारा था वो दयाभागा लॉ से कवर होता है। इसके अलावा मिताक्षरा को किसने दिया है? बिजनेश्वरा ने दिया है, ठीक है। और दयाभागा को दिया है जिमुतवाहना ने। यहाँ पे जगह कम है वरना मैं लिख देता, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। कस्टम एंड यूजेस क्या होते हैं? कस्टम एंड यूजेस ये नेक्स्ट है।
कस्टम यूजेस, श्रुति हो गई, स्मृति हो गई, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज हो गई। कस्टम और यूजेस क्या होते हैं? कस्टम और यूजेस, यूजेस तो हो गया कि जैसे कोई आप रिपीटेटिव कोई वर्क कर रहे हैं तो दैट इज यूजेस। लेकिन वो कस्टम तब बन जाता है जब एक लॉन्ग टाइम तक हम कोई जो है कार्य करते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडिशन ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक हम कवर कर रहे हैं, और तो वो एक तरीके से लॉ की तरह डेवलप हो जाता है। ठीक है, और जबकि जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन में क्या होता है कि चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं, ठीक है, लेकिन वो एक कम्युनिटी का पार्ट बन गई हैं जो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रही हैं। तो ट्रेडिशन हो गया, कस्टम हो गया, यूजेस हो गया, जरा जरा सा सब में डिफरेंस है, और ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ठीक है, तो कस्टम जो है हमेशा जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। तो जब भी हमने हिंदू लॉ को डेवलप किया तो इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, कस्टम को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लास्ट है जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशंस। तो जुडिशियल डिसीजंस तो जैसे जैसे हम हिंदू लॉ को आगे कवर करेंगे तो जुडिशियल डिसीजंस वगैरह पढ़ेंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के उभरे। लेजिस्लेशंस मतलब कौन से लॉ बनाए गए, कौन कौन से कानून बनाए गए। तो देख लेते हैं कि एक तरफ देख लेते हैं, पहले आज़ादी से पहले जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कौन से लॉज बनाए, और फिर हमने कौन से लॉज बनाए हैं। और हमने जो लॉज बनाए हैं, मतलब हम इंडियंस ने, तो उनको हम कहते हैं मॉडर्न लॉज, और उनको कॉलोनियल लॉज। तो कॉलोनियल लॉज कौन कौन से हैं? कॉलोनियल लॉज हैं द कास्ट डिसएबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, द हिंदू विल्स एक्ट, विल्स मतलब वसीहत, 1870, स्पेशल मैरिज एक्ट 1870। स्पेशल मैरिज एक्ट में मतलब कि दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करेंगे। ठीक है, फिर मॉडर्न क्या आया आफ्टर द इंडिपेंडेंस? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन, माइनॉरिटी मतलब जो 18 साल से कम है उन्हें माइनर कहते हैं, वही माइनॉरिटी एक्ट, ये भी 1956। फिर अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये भी 1956। तो यहाँ देख ले कि मैरिज एक्ट 1955 में, बाकी सब जो है 1956 में हुए हैं। तो ये रही आज की क्लास, और होप करता हूँ कि आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी और अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थोड़ा बोर्ड छोटा है तो छोटा दिख रहा होगा, बट आज मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा बड़ा लिखूं जिससे आप लोगों को समझ में आए। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि बार बार लिख कर बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार में ही जितनी सारी चीज़ें मैं लिख सकता हूँ मैं लिख दूँ। चलिए, होप जो है आपको ये वीडियोस अच्छे लगें। थैंक यू सो मच।